फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एनर्जी लेवल्स के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे आसपास के जितने भी मटेरियल्स हैं, जैसे कि कंडक्टर, इंसुलेटर या फिर सेमीकंडक्टर, ये सब के सब एटम से मिलकर के बने हुए हैं। और एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चक्कर काटते रहते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स के अपने अपने एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो बेसिकली हमें देखना ये है कि वो कौन से एनर्जी लेवल्स हैं जिससे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं कंडक्टर को और इंसुलेटर को और सेमीकंडक्टर को। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि एनर्जी लेवल के बेस पर हम लोग कैसे सेमीकंडक्टर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर के साथ। फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है कि अर्ली 1900 के अंदर या फिर 20th सेंचुरी के अर्ली डिकेड्स में नील्स बोर ने अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया था। मतलब एटम का जो स्ट्रक्चर है वो उन्होंने बताया था। और उन्होंने ये कहा था कि जो एक सिंगल आइसोलेटेड एटम होता है ना, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसकी जो एनर्जी होती है, इसके जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, वो तकरीबन एक जैसे हो सकते हैं। हाँ, उनके अंदर कुछ फर्क जरूर होगा, लेकिन वो तकरीबन एक जैसे होते हैं। लेकिन जब आप लोग उन एटम को लैटिस में ले आओगे, मतलब एक क्रिस्टल फॉर्म उसका बना दोगे या फिर उसको बहुत सारे एटम्स एक साथ क्लोज ले आओगे, कोई चीज बनाओगे, तो इन एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है, खासकर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, उनका जो बिहेवियर है वो बदल जाएगा। मतलब ये होगा कि उनका जो मोशन है, जो कि नॉर्मली किसी एटम में होता है, आइसोलेटेड एटम में, वो वैसा नहीं रहेगा। ये अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं। अब वो ओवरलैप कैसे करेंगे, आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक सिंपल सिलिकॉन का एटम है। अब जो सिलिकॉन होता है, हमें पता है उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 284, यानी कि एक बीच में न्यूक्लियस है और उसके आसपास 3 ऑर्बिट बने हुए हैं। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 है और तीसरे में 4 है। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाले एक्सटर्नल हैं जो कि घूमते रहते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें जर्मेनियम की, तो जर्मेनियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2884। इसका मतलब न्यूक्लियस के बाहर पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 4। अब ये तो हो जाती है बात एक इंडिविजुअल आइसोलेटेड एटम की। अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए कि मैं सिलिकॉन को लेता हूँ, सिलिकॉन के एटम्स लेता हूँ, बहुत सारे एटम्स लिए और मैंने एक क्रिस्टल बना दिया, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो आपको नजर आ रहे होंगे बहुत सारे एटम हैं, ठीक है, और इनके बाहर जो है इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। अब जैसे ही आप इनको पास में लेके आओगे तो होगा ये कि जैसे एक सिलिकॉन का एटम है, इसके पास दूसरा आएगा। मुझे पता है कि 4 इसमें घूम रहे हैं, 4 इसमें घूम रहे हैं, लेकिन पास आने के बाद होगा ये कि एक इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते कुछ इस तरीके से दूसरे में चला जाएगा और इस दूसरे वाले का पहले में चला जाएगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें पता है कि अगर इसे हमें स्टेबल बनाना है, तो स्टेबल बनाने के लिए इस बाहर वाली जो कक्षा है या फिर ऑर्बिट है, उसके अंदर हमें कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इसके अंदर 4 है। इसलिए इसने क्या किया कि एक दूसरे से पार्टनरशिप कर ली, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये क्या है, 5 एक वक्त पे 5 बना सकता है। ठीक है, मतलब 5 हो गए इलेक्ट्रॉन एक तरीके से। अब इसे 3 और चाहिए, तो ये 3 और से बनाएगा, मतलब एक यहां से, एक यहां से और एक यहां से, 3 एटम और आ गए। तो इसी तरीके से कुछ इस तरीके से पूरा तैयार हो गया। तो इसका मतलब ये बीच वाला जो है, ये चारों से पार्टनरशिप करके चल रहा है, क्योंकि इसे बाकी 4 चाहिए जिससे ये स्टेबल बन सके। ठीक है, तो क्रिस्टल में होता क्या है कि जैसे ही एटम पास आते हैं, उनके जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। तो नील्स बोर ने क्या बताया कि जब आप एक आइसोलेटेड या फिर अलग से इंडिविजुअल एटम रखते हो, तो आपको दिखेगा कि इलेक्ट्रॉन का मोशन है, कुछ फिक्स मोशन है। लेकिन एक बार जब आप इसका लैटिस बना दोगे, इसको एक साथ ले आओगे बहुत सारे एटम्स को, तो मोशन बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। और दूसरी चीज क्या होगी कि आप ये डिफाइन नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट मोशन कैसा हो रहा है, या फिर कोई 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे जो बिल्कुल सेम दिखें आपको। मतलब हर इलेक्ट्रॉन अपनी ही एनर्जी के साथ अपने तरीके से मोशन कर रहा है, समझ रहे हैं? तो इसका मतलब आपके आसपास जितनी भी सॉलिड चीजें पड़ी हुई हैं, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने ही हिसाब से मोशन कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो अब देखिए, इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी के अंदर चेंज आ जाता है। ठीक है, उसकी एनर्जी जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है फोर्सेस की वजह से, या फिर अपना अष्टक पूरा करना होता है, अपने 8 पूरे करने होते हैं इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से। तो ये तो हो जाती है एक नॉर्मल बात। ठीक है, 2 चीजें हमें पता चल गई। अब होता क्या है कि अगर मैं इस मटेरियल को या फिर इस क्रिस्टल को हीट दूं, यानी कि एक्सटर्नल एनर्जी दूं, हीट, ठीक है, तब क्या होगा?
तब होगा ये कि ये जो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं, इनमें से कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन जरूर होगा जिसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाएगी, और एक्स्ट्रा एनर्जी मिलते ही ये घूमते घूमते कुछ इस तरीके से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की दो कैटेगरी हो गई। पहली कैटेगरी क्या हुई? पहली कैटेगरी ये हुई जो कि ये अष्टक को पूरा करने के लिए, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए एक दूसरे में घूम रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं। दूसरी कैटेगरी ये हुई है कि अगर हीट की वजह से ये ज्यादा एनर्जी ले लेते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी होंगे जो पार करके निकल जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि लैटिस के अंदर अब कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो कि फ्री हो गए हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स को आप लोग कहोगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए अभी भी घूम रहे हैं उनको क्या कहोगे? उन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये वैलेंसी पूरी कर रहे हैं। अब देखिए, कोई इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर कोई ना कोई वैकेंसी बची होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहे हैं उन्हें और ज्यादा मूव करने का मौका मिलेगा। समझ रहे हैं आप लोग? भाई पहले क्या था, एक सिंपल आइसोलेटेड एटम था, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे, उसकी कुछ एनर्जी थी। जैसे ही मैंने क्रिस्टल बनाया तो उसकी वजह से ये जो ओवरलैपिंग है वो शुरू हो गई। ओवरलैपिंग होने की वजह से क्या हुआ? एनर्जी में चेंज आया। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि कुछ एक्सटर्नल हीट दी और उसकी वजह से कुछ एक इलेक्ट्रॉन होंगे, मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रॉन ही हो जो एक्स्ट्रा एनर्जी लेकर के यहां से बाहर निकल गया। ठीक है, तो अब वो यहां से गया है तो जगह छोड़ के गया होगा। अब जगह छोड़ के गया है तो इनके पास मूव करने के लिए ज्यादा जगह है। अब ज्यादा मूव करेंगे मतलब ज्यादा एनर्जी। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इनके पास वैलेंसीज हैं। ठीक है, मतलब वैकेंसीज जिसको हम लोग कहते हैं, वैलेंसीज कह रहा हूं मैं, वैकेंसीज है वैसे, तो ये ज्यादा मूव कर सकते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री हुए हैं, अब फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? अब चूंकि इनको जो एनर्जी मिली है वो हीट के रूप में मिली है, थर्मल एनर्जी है, तो ये थर्मल वेलोसिटी करेंगे, मतलब जगह जगह जाकर के घूमेंगे, जैसे कि कंडक्टर में होता है। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आप लोग क्या कीजिए कि उसी वक्त जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं उसी वक्त इसको आप लोग किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, या फिर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई कर दो। तो होगा क्या? जैसे ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन है आपके, इनको एक फोर्स मिलेगा और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी करना शुरू कर देंगे। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इस मटेरियल के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। ये बात मैं सेमीकंडक्टर की कर रहा हूं। अगर इंसुलेटर होते तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं पाते, इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होते, चाहे आप कितना ही हीट दे दो उनको। तो अब यहां पर मैं इलेक्ट्रिसिटी की एक बार बात नहीं करूंगा, मैं यहां पर बात कर रहा हूं एनर्जी लेवल्स की। अब देखिए, शुरुआत में मैंने क्या कहा था कि इनके बाहर वाले हिस्से में 4 इलेक्ट्रॉन है, और ये जो है अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि इसके अंदर 8 पॉसिबल एनर्जी लेवल्स होते हैं, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन की जगह होती है। अब एनर्जी लेवल बाकी 4 बच जाते हैं, मतलब 4 तो इसके अंदर पहले से है ही, और 4 बच जाते हैं। तो इसका मतलब ये कहीं भी सेटल डाउन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? थोड़ा इस बात को ढंग से समझिए कि मान लीजिए कि आप लोग एक क्रिस्टल बनाते हो। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे आप लोग इसके अंदर एटम डाल देते हो। मान लीजिए उस क्रिस्टल के अंदर n एटम्स हैं। अब n एटम्स हैं तो हर एटम के अंदर कितने पॉसिबल एनर्जी लेवल हैं? 8 है। तो हम लोग टोटल एटम के अंदर कितने पॉसिबल एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं? 8 × n, कोई दिक्कत नहीं है। अब हर एटम के बाहर वाले हिस्से में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। तो टोटल एटम के अंदर, मतलब टोटल जितने भी एटम्स हैं उसके अंदर बाहर वाले हिस्से में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4n होंगे। ठीक है, तो यानी कि 8 एनर्जी लेवल्स हैं, हो सकते हैं, पॉसिबल हैं, और 4 हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है या तो लोएस्ट एनर्जी में रहे या फिर ये हाईएस्ट एनर्जी में रहे। देखिए, कहने का मतलब ये है, जैसे एक ग्राफ बना देता हूं मैं। इस ग्राफ के हिसाब से एनर्जी जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी एनर्जी बढ़ेगी। तो जो आपके लेवल्स हैं वो यहाँ पर 4n लेवल्स हैं, ऊपर भी 4n लेवल्स हैं, लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एनर्जी होगी कम, और यहाँ जो होंगे इनकी एनर्जी होगी ज्यादा। अब यहाँ एनर्जी कम है, एनर्जी कम होने का क्या मतलब हुआ? एनर्जी कम होने का मतलब ये हुआ कि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो घूम रहे हैं, आसपास घूम रहे हैं। जैसे ही उनको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी वो ऊपर जाएंगे, मतलब वो छोड़ के चले जाएंगे, उसको एटम को छोड़ के जाएंगे तो ये ऊपर चले जाएंगे यहाँ पर। अब ऊपर आ गए, इसका मतलब इनकी एनर्जी बढ़ गई है। तो यानी कि जो नीचे वाले हिस्से के अंदर है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और ऊपर जो पहुंच गए वो फ्री हो गए। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का काम क्या होता है? एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाना।
कंडक्शन करवाना, तो उनको आप लोग कहोगे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन या फिर कंडक्शन लेवल में आए हुए इलेक्ट्रॉन। तो नीचे वाला जो हिस्सा है जहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसको आप लोग कहोगे वैलेंस बैंड, और ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको आप लोग कहोगे कंडक्शन बैंड। भाई मेरे कहने का सिंपल सा मतलब यही है कि अगर मैंने कोई क्रिस्टल बनाया है और उस क्रिस्टल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ओवरलैप कर रहे हैं, तो अगर वो सिर्फ वैलेंस कर रहे हैं, मतलब घूम रहे हैं आसपास, ठीक है, अगर वो सिर्फ अपना अष्टक पूरा कर रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर रहे हैं, तो वो लोएस्ट एनर्जी के अंदर है, मतलब वो वैलेंस के अंदर है। जैसे ही एक्स्ट्रा एनर्जी उनको मिलेगी वो इस जगह को तोड़ के आगे निकल जाएंगे, और आगे निकल जाएंगे तो इस कंडक्शन बैंड के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो वैलेंस बैंड के अंदर अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी यहां तक होगी, कंडक्शन वालों की यहां तक होगी, ठीक है, ज्यादा होगी। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इसके बीच में हो तो आप लोग क्या कहोगे? देखिए ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन पाया ही नहीं गया, मतलब ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो बैंड है इसको फॉरबिडन बैंड कहेंगे हम लोग, जहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, ये नेचुरल है। तो इसका मतलब ये एनर्जी का एक लेवल है, ये एक एनर्जी का लेवल है, दोनों के बीच में जो ये गैप है ये एनर्जी गैप कहलाएगा। ठीक है, यानी कि इस वाले के बीच की एनर्जी और इस वाले के बीच की एनर्जी का टोटल गैप। तो इसका मतलब अगर किसी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस से कंडक्शन में जाना होगा तो उसको इस गैप जितनी एनर्जी, जिसको आप लोग ईजी भी कहते हो, उतनी एनर्जी तो चाहिए। उतनी एनर्जी होगी तब जाकर के ये कंडक्शन में पहुंच पाएगा, नहीं तो नहीं पहुंच पाएगा। तो ये हो जाते हैं एनर्जी लेवल्स। सो आई होप आपको मटेरियल में या फिर एलिमेंट में जो एटम होते हैं उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके एनर्जी लेवल समझ में आए होंगे। कम होंगे तो घूमते रहेंगे, जैसे ही एनर्जी बढ़ेगी वो निकल जाएंगे बाहर, और बाहर निकलने का मतलब वो कंडक्शन में चले गए। भाई अपना पूरा जो ऑर्बिट है छोड़ के निकला है, वो फ्री हो गया, अब वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि उसके पास हाई एनर्जी है, और अगर उसके पास लो एनर्जी है तो वापस आ जाएगा। वापस आ गया तो इसके अंदर वापस चक्कर काटने लगेगा। सिंपल सी बात है। सो आई होप आपको एनर्जी लेवल समझ में आए होंगे। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।